further away from the earth have fewer molecules to contend with। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशंस है जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस है जिसके थ्रू वो जो है मॉलिक्यूल आते हैं बीच में और सारी चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से वो कहते हैं कि इतने फासले पे रखा जाता है कि जिसकी वजह से वो फौरी तौर पे आके गिरे नहीं वापस, तो इस जगह पे मूव कराया जाता है। देयर आर सेवरल एक्सेप्टेड जोन्स, कुछ जोन्स बना दिए हैं, कुछ इलाके ऐसे बना दिए जिसमें इनको ऑर्बिट कराया जाएगा अराउंड अर्थ। वन इज कॉल्ड लो अर्थ ऑर्बिट, सबसे जो करीब तरीन होते हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, which extends from 160 to 2000 kilometer, about 100 to 1250 miles. This is the zone where the ISS orbits and where the space shuttle used to do its work. In fact, all human missions except for the Apollo flights to the moon took place in this zone. Most satellites also work in this zone. ज़्यादातर satellites आपके इस zone के अंदर मौजूद हैं जो क्या करती रहती है, ज़मीन के गिर्द ऑर्बिट करती रहती है, चक्कर लगाती रहती है। और मैंने कहा जो सबसे नज़दीकी आपका ऑर्बिट है उसके अंदर ऐसा भी होता है कि आप इतनी तेज़ी से उनको मूव कराते हैं कि एक दिन में वो 2 चक्कर कंप्लीट कर लेती हैं। तो ऐसी भी सैटेलाइट जो हैं वो मौजूद हैं। जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट इज़ द बेस्ट स्पॉट फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टू यूज़ हाउएवर। ठीक है, जियो स्टेशनरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन के लिए, और ये वाला जो आपका ऑर्बिट है ये सबसे दूर वाला है क्योंकि जितनी दूर आपका सैटेलाइट होगी उतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन आपको आसान होगी, आप दूर तक भेज सकेंगे सिग्नल और वहाँ से भी दूर तक वापस जो रिसीव हो रहा है अर्थ के किसी दूसरे पॉइंट तक वो दूर तक रिसीव किया जा सकेगा। तो ये वाली सैटेलाइट इसीलिए सबसे दूर वाले ऑर्बिट में होती है। दिस इज अ जोन अबव आर्थ इक्वेटर, ये अर्थ के इक्वेटर के ऊपर बनाया जाता है। इक्वेटर एंड लैटिट्यूड ऑफ 35,786। ये देखना कि ये जो नंबर आपके लिए आया है याद करने के लिए आसान हो जाएगा, 786 और उससे पहले सिर्फ 35 लगा देना। 22,236 यानी ये भी कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। माइल्स के हवाले से आप देखेंगे 3 2 लगे हुए हैं और उसके बाद 3 और फिर 6, तो 22236 माइल्स ये इसका जो है फासला होता है इक्वेटर से। At this altitude, the rate of fall around Earth is about the same as Earth rotation, which allows the satellite to stay above the same spot on Earth almost constantly. The satellite thus keeps a perpetual connection with a fixed antenna on the ground, allowing for a reliable communication. अच्छा, ये जो communication के लिए satellites होती हैं हमेशा याद रखना कि ये इस तरह होती हैं, मसलन बिल्कुल अर्थ जिस तरह से रोटेट कर रही है उसी स्पीड से इसको रोटेट कराया जाता है और ये ऐसे होती है जैसे एंटीना लगा हुआ। मसलन अगर ये इंडिया के ऊपर है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो अब दुनिया जहाँ जहाँ भी घूमेगी इस तरह करके, तो इंडिया जहाँ जहाँ जाएगा आपको लगेगा कि ये सैटेलाइट भी बिल्कुल उसी तरह जो है ये घूम रही, एंटीना की तरह लगी हुई है उसके, और उसी एतबार से ये घूमती हुई पूरी इंडिया यहाँ से आते होते दोबारा यहाँ तक आया तो वो पूरी सैटेलाइट उसी के ऊपर लगी ये यहाँ तक आ गई। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसके ऊपर एंटीना की तरह से। तो ये वाला जो आपका जो जियो स्टेशनरी वाला ये इस तरीके से होता है। When geostationary satellites reach the end of their life, protocol dictates they are moved out of the way for a new satellite to take their place। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था कि कुछ आपकी स्पेयर में सैटेलाइट्स होती हैं, जिस भी कंट्री ने छोड़ी है उससे एक सैटेलाइट नहीं छोड़ी, पूरे के पूरे कॉन्स्टेलेशंस होते हैं। एक अगर काम करना ख़त्म कर देती है तो फिर क्या होता है, दूसरी उसकी जगह संभाल लेती है। That's because there is only so much room or so many slots in that orbit to allow the satellites to operate without interference। ठीक है, अभी तो इसमें आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे स्लॉट्स हैं मौजूद सब, लेकिन आपको बताऊं कि हमारी दुनिया जो है वो पूरा एक जाल बन चुकी है। ठीक है, जो आपको दिखाया जाता है पिक्चर्स में भी आता है, और ये मुख्तलिफ ममालिक से, क्योंकि पूरी चाइना, अगर सिर्फ आप पूरी अमेरिका ले लें तो मैंने आपको बताया 32 जैसे एक ही मकसद के लिए, और इसी तरह से आप पूरी ले लें जीपीएस के लिए बसन या किस पर्पस के लिए जो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इतनी सैटेलाइट्स एक ही कंट्री की मौजूद है। फिर इसी तरह से आप चाइना ले लीजिए तो उनका पूरा अपना कॉन्स्टेलेशन है, इसी तरह से इंडिया ले लीजिए उसका पूरा अपना, रशिया ले लीजिए पूरा उनका अपना कॉन्स्टेलेशन है। तो समझो कि पूरा जाल अगर आप देखना चाहें और सैटेलाइट्स देखें तो दुनिया आप लोग को लगेगा पूरे जाल के दरमियान में है, पूरा एक वेब सिस्टम जो है वो क्रिएट हुआ है। तो वो इस तरह की आपको कंडीशन लगेगी पूरी दुनिया की सैटेलाइट्स के हवाले से। वो सब ऑर्बिट जो है वो थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे करके और इस तरह करके पूरी दुनिया जो है वो इस तरह से बनी हुई है। While some satellites are best used around the equator, others are better suited to more polar orbits. Those that, अब कोई पोलर ऑर्बिट्स के ऊपर है, कोई इक्वेटर के ऊपर है, ये डिपेंड कर रहा है कि आपने कौन सी ऑर्बिट में छोड़ी हुई है। Those that circle the earth from
pole to pole so that their coverage zones include the north and south poles. Examples of polar orbiting satellites include weather satellites. ठीक है, ये जो है वेदर सैटेलाइट्स और इस तरह की चीज़ें भी आपको नज़र आती हैं. डिफरेंट डिफरेंट इनकी शेप्स आपको नज़र आएंगी इनकी ज़रूरत के हिसाब से कि ये स्कैन कर रही हैं तो इनकी शेप कैसी होगी, अगर ये पिक्चर्स ले रही हैं तो इनकी शेप कैसी होगी, तो अगर ये कोई डाटा कलेक्ट कर रही हैं तो इनकी शेप कैसी होगी, तो ये आपको मुख्तलिफ नज़र आती हैं. और मज़ेदार बात ये है कि मैं आपके लिए पता नहीं कोई टॉपिक सर्च करी थी, मैंने जब देखा ये पिक्चर्स ही बना रही थी, मैं आपके लेना चाह रही थी सैटेलाइट्स की, तो मुझे पता चला कि ये बहुत आसानी से बिक रही हैं. जिस तरह आपके कोई ट्रक्स बिक रहे होते हैं और उनके वो होते हैं ना, वो दिए होते हैं नाम फलाना फलाना कंपनी के नेम्स, बिल्कुल इस तरह सैटेलाइट्स के नेम मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो बना रही हैं और कोई भी किसी वक्त भी जाके वो सैटेलाइट खरीद सकता है मसलन. तो वो इस तरह से सैटेलाइट, ये वाली सैटेलाइट इस पर्पज़ के लिए और ये उसके सैटेलाइट्स के ऐड लगे हुए वहाँ के ऊपर, तो वो इस तरीके से. व्हाट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन? ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होती है ये मैंने काफ़ी अच्छी तरह आपको जो है बता दिया कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होती है. आगे देख लेते हैं हम. ये जो येलो में था ये दिखाना, मैंने कोई बोल्ड किया हुआ है कुछ. मोर देन 2000 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर हर्टलिंग अराउंड द स्पेस राइट अबव योर हेड्स. ये समझ में आ गई जो अभी मैं कह रही थी, ये 2000 से ज़्यादा मुख्तलिफ ममालिक की जो है ये इतनी सैटेलाइट्स अभी मौजूद हैं. और ये देखें शेप आपको डिफरेंट डिफरेंट नज़र आएगी मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए. यहाँ कंप्लीट हो गया आई थिंक, तो ये सैटेलाइट आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है. अब हम आगे बढ़ जाते हैं विच इज़ रिमोट सेंसिंग. क्या आएंगे? SI यूनिट जो हैं वो भी आ सकते हैं, वो एक इजाफी तौर पे आपको दिया हुआ है याद करने के लिए, ठीक है. लेकिन ये कि और चीज़ें भी आ सकती हैं वो भी आप याद कर लें. और पढ़ाई तो देखो, पढ़ाई ऐसी चीज़ है जिससे पीछे नहीं हटना चाहिए. अगर आप अच्छी तरह से स्टडी करना चाह रहे हो और आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, कुछ नहीं पहले से कहा जा सकता कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता. जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके, जितना हम कर सकें, तो ठीक है. फिलहाल जो इसमें चीज़ें दी हुई हैं वो मैंने बताया 75% एरिया आपका कवर कर रही हैं, ठीक है. 75% का एक बड़ा एरिया होता है, ठीक है. 75% का मकसद एक बड़ा एरिया जो है वो आपकी ये बुक कवर कर रही है. अब हम आ जाते हैं रिमोट सेंसिंग की तरफ. जनाब रिमोट सेंसिंग ही के नाम से ये जो है ये सेव है आपके पास. आर पे आ जाइए, सी चल रहा है ना. रिमोट सेंसिंग क्या चीज़ है तो याद कर लो कि ये इस्तेमाल है किसी भी सैटेलाइट का, ठीक है. रिमोट का मतलब क्या होता है? दूर. रिमोट का मतलब क्या है? दूर, ठीक है. और दूर को हम कंट्रोल कर रहे हैं. पहले टीवी कैसा होता था? रिमोट नहीं होता था तो क्या होता था? उठ के हम जाते थे और फिर बटन दबाते थे टेलीविजन का, ठीक है. अभी क्या हो गया? रिमोट हमारे हाथ में, तो इसका मतलब है हम दूर से बैठ के उसे, तो रिमोट का मतलब क्या हो गया? दूर, ठीक है. अब दूर से क्या चीज़ हो सकती है? सैटेलाइट, ठीक है. सैटेलाइट के थ्रू जो है वो किस तरह से ये रिमोट सेंसिंग जो है अब सेंस करना है, काम करना है. तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नाम से ही याद करा देती हूँ कि इसका नाम ही रिमोट सेंसिंग है. मतलब क्या होगा कि दूर की चीज़ों को सेंस करना है, ठीक है. कैसे करेंगे? सो व्हाट एग्जैक्टली द रिमोट सेंसिंग फॉर द पर्पस ऑफ दिस ट्यूटोरियल we will use the following definition. Remote sensing is the science and some extent art of acquiring information about the earth's surface without actually being in contact with it. थोड़ी इसमें पिक्चर दी हुई है, ज़रा पिक्चर पे ले आओ पहले. तो हम पिक्चर पहले डिफाइन कर देते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं जी. ये बस यहाँ रुको. देखो सबसे पहले हमारे पास कोई सोर्स होना चाहिए एनर्जी का. जब हम रिमोट सेंसिंग स्टडी करना शुरू करते हैं तो हमारे पास एक सोर्स की ज़रूरत होती है और वो सोर्स हमें यहाँ के ऊपर कौन प्रोवाइड करने वाला है? सन, ठीक है. एनर्जी का सोर्स है सन. सन हमें वो सोर्स प्रोवाइड करेगा. इसके बाद आपको यहाँ पे रेस या वेव्स नज़र आ रही हैं. सबसे पहले आपको बी जो नज़र आ रही है जो सन से निकल रही है, सन है ए यानी कि सोर्स, और उसके बाद बी आपको जो दिया गया है यानी कि वो गुजर रही है रेस किसी वास्ते से, किसी मीडियम से. मीडियम को हम कहते हैं वास्ता, यानी वो हवा भी हो सकती है, वो स्पेस भी हो सकता है, वो पानी भी हो सकता है, कोई भी वास्ता जिससे उसे गुजरना है. तो वो हवा जो हमारी दुनिया में जो मौजूद होती है तो वो हवा या स्पेस जिससे ये गुजर रहा है, तो वो बी से शो हुआ है. सी है आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, या टारगेट ऑफ इंटरेस्ट. किस चीज़ का मुशाहिदा करना चाह रहे हैं आप? पानी का मुशाहिदा करना चाह रहे हैं ज़मीन के ऊपर, किसी दरख्त का करना चाह रहे हैं,
किसी बिल्डिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं आप, तो जो आप करना चाह रहे हैं वो सी है, यानी कि टारगेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। किसी की चीज़ के लिए आप उसका मुशाहिदा करने के लिए आप उसको सेंस करना चाह रहे हैं। तो अगर पानी, अच्छा ये अब पानी के नीचे आपको एक चीज़, एक और एरो लगा नज़र आ रहा है, वो एरो क्या शो कर रहा है कि कुछ एनर्जी जो सूरज से आपके पास आ रही है वो एब्जॉर्ब हो जाने वाली है और कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो जाने वाली है। तो जो एब्जॉर्ब हो जाएगी वो इसके अंदर चली जाएगी। हमेशा याद रखना कि पानी आपका ऐसा मीडियम है जो जिसमें सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी रिफ्लेक्ट बैक होना यहाँ से मुश्किल है। लेकिन कुछ सतहें आपकी ऐसी होती है, मसलन अगर मेटल की कोई प्लेट किसी बिल्डिंग के ऊपर लगी हुई है और वो वहाँ आप जो है वो आपका टारगेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक ज़्यादा होगी, एब्जॉर्बेशन इतनी होगी नहीं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगी। तो ये आपके मीडियम के ऊपर मुनहसर है कि ये मीडियम कौन सा है जिसे आप स्टडी कर रहे हैं। वो दरख्त भी हो सकता है, दरख्त जो है अगर आप दरख्त को स्टडी कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि वहाँ भी कुछ एब्जॉर्बेशन होगी लेकिन पानी से कम होगी, पानी से कम एब्जॉर्ब करेगा, पानी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, दरख्त थोड़ा कम करेगा लेकिन कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद कुछ वापस फेंकेगा, कुछ रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका मीडियम कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ से आप दोबारा स्पेस में दाखिल हो जाते हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, ठीक है, यानी बी आपको दोबारा नजर आया और उसके बाद कहाँ चला गया, वो आ गया सैटेलाइट पे, ठीक है, सैटेलाइट जो आपका जो रिसीवर था। अब यहाँ के ऊपर आया, यहाँ से कुछ चीज़ें नीचे की तरफ आप फेंकेंगे, उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जाएंगी और कुछ चीज़ें आप ऊपर, अब ऊपर सारा जो डी आया है, डी के ऊपर सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली उसने, जमा कर ली, जमा करके वो उनको प्रोसेस करेगा अपने तौर पे, ठीक है। अब यहाँ सैटेलाइट के ऊपर जो आपका है वो सारा कुछ प्रोसेस किया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन जो डाटा गैदर किया है, कुछ वो अपनी दूसरी जो सब स्लाइड होगी, सब सैटेलाइट होगी वहाँ के ऊपर भेज देगा और कुछ नीचे आपका रिसीवर जो है वो लगे हुए होंगे वहाँ भेज देगा, ठीक है। जो आपने जगह बनाई हुई थी कि यहाँ मुझे रिसीव करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये डाटा कलेक्ट करना है, वहाँ के ऊपर रिसीव हो जाएगा। अब कुछ वहाँ जा रहा है, वहाँ से भी यहीं आने वाला है, यहाँ के ऊपर जो उसकी सब जो सैटेलाइट आपने छोड़ी हुई थी वहाँ से भी यहीं के ऊपर आने वाला है और यहाँ के ऊपर ये रिसीव हो गया। रिसीव होने के बाद ये प्रोसेस होगा और यहाँ के ऊपर उसको एनालाइज किया जाएगा, यानी कि एफ जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ये ऐसी जगह है जहाँ के ऊपर सारा डाटा आप इकट्ठा करके आपके पास आ जाता है। अब वो जिन शक्लों में होता है उसको आप चेंज करते हैं, ठीक है, हार्ड कॉपी की फॉर्म में चेंज कर लें, इमेजेस की फॉर्म में चेंज कर लें, जो डाटा आ रहा है वो रॉ सा होता है उसको थोड़ा एक शक्ल दे दें, कुछ इस तरह का कर लें। तो ये यहाँ के ऊपर सारा ये काम हो रहा होता है एफ में और उसके बाद ये जी चला जाता है, यानी आप पूरी चीज़ बन के आपके पास तैयार है कि सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई। अब आपने क्या करना है, इसके मुताबिक कोई हुक्म सादिर करना है, ठीक है, या इसको इम्प्लीमेंट करा दें या इसको रोक लें, ये इस काबिल नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें रखनी है, हमें क्या छुपा के भी बहुत सारी, आपको पता है हर इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे फॉरवर्ड नहीं की जाती, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं और जब बड़ी बड़ी हुकूमतों के ऊपर ये काम आ रहा होता है तो फिर वो हर चीज़ जो है वो नहीं फैलाती, कुछ चीज़ें वो रख लेती हैं अपने पास, इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेती, कुछ को जो वो चाहती हैं मुनासिब समझती हैं कि अब इसको फैला दिया जाए तो वो उसके हुक्मनामे आ जाते हैं, सादर हो जाते हैं और वो चीज़ आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है, तो वो हो जाता है जी। तो ये था पूरा रिमोट सेंसिंग का पूरा एक प्रोसेस। अब हम पढ़ भी लेते हैं थोड़ा। सोलर प्लेट जो है ये मुख्तलिफ, उसके अंदर थोड़ा सा कहते हैं कि शायद मुख्तलिफ एल्यूमिनियम या जो सिल्वर है आपकी चांदी, वो उसकी कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, मेटल होता है, बहरहाल ये नहीं कह सकते कि हम वो मेटल से बिल्कुल ही अलग होती हैं, मेटल होता है। What is remote sensing? So what exactly is remote sensing? For the purpose of this tutorial we will use the following definition. Remote sensing is the science, ये एक साइंस है, and to some extent art, और कुछ एक्सटेंट ये आर्ट भी है, यानी कि हुनर, जिस तरह हम कहते हैं मैनेजमेंट, सेम टाइम पे साइंस भी और आर्ट भी है। मैनेजमेंट क्या है, ऑब्जर्वेशन, हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इतनी चीज़ इसमें डाली जाएगी, ये बन के निकल आएगा, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है, कोई रूल कोई प्रिंसिपल्स के तहत काम होगा, वो हमारा साइंस कहलाएगा। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों से काम लेंगे, उन लोगों को जमा करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आगे बढ़ाना, उनको फॉरवर्ड करना, वो एक हुनर का काम है, वो हर कोई लीडर नहीं बन सकता, वो हर कोई मैनेजर नहीं बन सकता, तो इस तरह से वो आर्ट भी हो जाता है। तो वो सेम टाइम पे ये भी कह रहे हैं, जो ये रिमोट सेंसिंग है, ये इसमें भी ये कह रहे हैं दोनों चीज़ें होंगी, वो सेम टाइम पे साइंस भी है और सेम टाइम पे वो आर्ट भी है। of acquiring information about our surface without actually being in contact with it, यानी आप खुद वहाँ मौजूद नहीं है लेकिन आपने वो चीज़ें इंफॉर्मेशन हासिल कर ली है। दिस इज डन बाय सेंसिंग एंड रिकॉर्डिंग रिफ्लेक्टेड और इमिटेड एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के थ्रू आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया है, रिफ्लेक्ट कर लिया है इन प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड अप्लाइंग दैट इंफॉर्मेशन. In much of remote sensing, the process involves an interaction between incident radiation and the targets of interest, ठीक है,
आप जो आप ये देख रहे हैं इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब क्या है? ताल्लुक पैदा होना, इंटरेक्ट करना किसी से, ताल्लुक पैदा होना। इंटरेक्शन हो रही है किस चीज की? इंटरेक्शन बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन एंड द टारगेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने बताया एक कोई टारगेट ऑफ इंटरेस्ट होगा आपका, या वो पानी हो सकता है, या वो दरख्त हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, जिसके बारे में आप नॉलेज हासिल करना चाह रहे हैं, तो वो क्या हो गई आपकी टारगेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द यूज ऑफ इमेजिंग सिस्टम्स वेयर द फॉलोइंग 7 एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व। अब 7 किस्म की चीज़ें आप हेडिंग वाइज देखेंगे जो नीचे आपको पता चलेंगी कि किस तरीके से होता है। नोट हाउएवर दैट रिमोट सेंसिंग ऑल्सो इन्वॉल्व द सेंसिंग ऑफ इमिटेड एनर्जी। ये जो रिमोट सेंसिंग है, ये इसके लिए आपको किसी एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है जो एनर्जी इमिट कर रही हो, एंड द यूज़ ऑफ नॉन इमेजिंग सेंसर्स, और कुछ आपको सेंसर की ज़रूरत पड़ने वाली है। एनर्जी, पहली हेडिंग आपकी एनर्जी सोर्स और एलिमिनेशन, ए, ठीक है। ए जो आपको बताया था यानी कि सन क्या है? कोई एनर्जी सोर्स आपके पास होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ आपके पास होनी चाहिए जिससे एनर्जी आपके पास खारिज हो रही हो, ठीक है। The first requirement for remote sensing is to have an energy source which eliminates or provides electromagnetic energy to the target of interest। जो कहाँ तक जानी चाहिए? जिसके बारे में आप नॉलेज हासिल कर रहे हैं, यानी कोई सोर्स हो और टारगेट ऑफ इंटरेस्ट हो। ये दो चीज़ें तो लाजमी होनी चाहिए। इन दो चीज़ों को लेके आप शुरू करते हैं। रेडिएशन एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब आप एटमॉस्फेयर में यानी स्पेस में जहाँ आप रेस छोड़ने वाले वहाँ का देखेंगे। द एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम इट्स सोर्स टू टारगेट। अब जो ट्रेवल कर रही है एनर्जी सोर्स से टारगेट करेगी, कहाँ तक? उस टारगेट तक, जो टारगेट आपका है वो सोर्स से आएगी वहाँ तक और सफ़र करेगी बीच में। It will come in contact with the interact with the atmosphere it passes through. This interaction make a place second time as the energy travels from the target to the sensor। ठीक है, 2 मरतबा ट्रैवल करने वाली है। एक वो ट्रैवल करेगी टारगेट ऑफ इंटरेस्ट तक, और दूसरी मरतबा वो ट्रैवल करेगी उस टारगेट ऑफ इंटरेस्ट से टकराने के बाद जो सेंसर था हमारा वहाँ तक जाएगी। पिक्चर में यही बताया था, पहले वो आ रही थी पानी तक। अगर आप पानी का मुशाहिदा करें तो पानी तक आएगी, पानी से लेके वो कहाँ चली गई? हाँ, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हुई और वो वहाँ तक पहुँच गई जो हमारा सेंसर था, वहाँ तक पहुँच गई। इंटरेक्शन विद द टारगेट, तो ये वाला मरहला आता है कि टारगेट से उसने इंटरेक्ट किया। Once the energy makes its way to the target through the atmosphere, it interacts with the target depending on the properties of both the target and the radiation। अब यहाँ दोनों की प्रॉपर्टीज काम कर रही हैं। टारगेट की भी है, टारगेट मैंने बताया डिफरेंट हो सकता है। अगर पानी होगा तो वो एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेगा, रिफ्लेक्ट बैक कम करेगा, उसके ऊपर मुनहसर है। और क्या होगा? अगर टारगेट आपका रिफ्लेक्ट बैक ज़्यादा करता है, कोई बिल्डिंग थी और मसलन वहाँ शीशे या मसलन वहाँ के ऊपर मेटालिक जो थी वो सतह बनी हुई थी, तो वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगी, तो उसकी रिफ्लेक्शन प्लस ये कि जो रेडिएशन आ रही थी उसमें कितनी ताकत है रिफ्लेक्ट बैक करने की। अगर वो सूरज की है तो हो सकता है ज़्यादा तेज़ी से रिफ्लेक्ट करे, अगर वो कोई और हम कोई मशीन कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे थे मैन मेड, तो हो सकता है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से रिफ्लेक्ट बैक ना करे। तो ये डिपेंड कर रहा होता है इन दोनों के ताकतों के ऊपर कि किस हिसाब से हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ द एनर्जी बाय सेंसर, ठीक है। आप सेंसर के थ्रू आप जो है वो रिकॉर्डिंग अपनी कर लेते हैं, वहाँ पर डाटा पहुँच गया, सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँच चुकी है। आफ्टर द एनर्जी हैज़ बीन scattered by or emitted from the target, we require a sensor remote not in contact with the target to collect and record the electromagnetic radiation। ठीक है, वो दूर होता है, जो कलेक्ट कर रहा होता है सारा, वहाँ पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन जमा कर ली। 5वां मरहला आपका ये आता है ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। ये वाला काम हो रहा होगा वहीं के ऊपर ही सेंसर के अंदर आपकी क्या शुरू हो जाएगी? ट्रांसफॉर्म उसको कर रहे हैं, उसको जिस तरह से भेजना है, जिस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं, ट्रांसमिशन रिसेप्शन हो रहा है। प्रोसेसिंग, द एनर्जी रिकॉर्डेड बाय द सेंसर हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड ऑफन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, टू अ रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग स्टेशन वेयर द डाटा आर प्रोसेस इनटू एन इमेज, हार्ड कॉपी और डिजिटल। ठीक है, चाहे आप हार्ड कॉपी पेपर की शक्ल में, चाहे आप डिजिटल यानी कि उस कंप्यूटर की फॉर्म में जो सॉफ्टवेयर होता है उस फॉर्म में आप जो है वो कलेक्ट करना चाहें। इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, उसके बाद ये जो आपका इदारा है उस इदारे में चली जाती है सारी। मैंने बताया एक आपका एफ करके आया था पिक्चर के अंदर, वो एफ क्या है? वो जगह है जहाँ के ऊपर ये इकट्ठी होने वाली है सारी। द प्रोसेस इमेज इज इंटरप्रेटेड, विजुअली उसको इंटरप्रेट किया जाता है, विजुअली एतबार से एंड और डिजिटली बाय इलेक्ट्रॉनिकली टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट विच वॉज एलिमिनेटेड। और उसके बाद 7वां मरहला यानी कि जी पोर्शन आ जाता है, जब इम्प्लीमेंटेशन का मरहला, ऑर्डर्स आ जाते हैं, इम्प्लीमेंट करना होता है, तो बस यही काम रह जाता है। द फाइनल एलिमेंट ऑफ द रिमोट सेंसिंग प्रोसेस इज अचीव
when we apply the information, when we have able to extract from an imagery about the target in order to better understand it, reveal some new information or assist in solving a particular problem. These 7 elements comprise the remote sensing process from beginning to end. We will be covering all of these in sequential order throughout the 5 chapters. और ये सारा इसी तरीक़े से ये आगे चलता है remote sensing का मरहला. GIS is used in a wide range of disciplines including civil engineering, environmental science, commerce and business. Here are some examples. GIS आपका मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ हो रहा है. कहाँ यूज़ हो रहा है ये आपको बता रहे हैं. सिविल इंजीनियरिंग में भी यूज़ होता है आपका GIS. ठीक है. इसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस में यूज़ होता है, कॉमर्स में होता है, बिजनेस में यूज़ होता है. किस तरह यूज़ कर रहे हैं ये आपको बताया जा रहा है. सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग में किस तरह यूज़ करेंगे जी. GIS can be used to create accurate maps and models of infrastructure such as roads, bridges and buildings. It can also be used to analyze traffic patterns, water flow and other factors that affect infrastructure design and management. ठीक है. ये मुख्तलिफ जगहों पे आपके पास मैपिंग करता है. ये वाला सिस्टम GPS सिस्टम क्या था, नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है. तो इन दोनों के अंदर याद रख लेना ऑप्शंस में आता है कि GIS सिस्टम किसके लिए यूज़ हो रहा है. तो GIS सिस्टम जो है आपका सारी चीज़ों के अंदर, ये सवाल आपका बना हुआ आया था कि इन सारी चीज़ों के अंदर कौन सा सिस्टम जो है वो इस्तेमाल हो रहा है. मसलन सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, एनवायरमेंटल साइंस, कॉमर्स और बिजनेस के अंदर तो आप GPS नहीं बोलेंगे बल्कि GIS बोलेंगे. और GPS किस वजह से, नेविगेशन के लिए होता है. अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्या, ये मैपिंग कर रहा है, आपकी मैप बना के दे रहा है. अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड द मैनेजमेंट सिस्टम. Environmental science के अंदर किस तरह हो रहा है, GIS is used extensively in environmental science to analyze and model natural systems such as ecosystems, watersheds and climate patterns. It can also be used to monitor and manage natural resources such as forests, waterways and wildlife habitats. मैंने आपको बताया कि जब भी आप सैटेलाइट से स्टडी करते हैं और अंदर की तरफ आपने रुख किया हुआ है तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी दुनिया के मुतालिक पता चल रही होती है और आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती हैं. अब एनवायरमेंटल साइंस में भी हेल्प कर रहा है. किस तरीके से हेल्प कर रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है. क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, वाटर शेड्स के बारे में बता रहा है. क्लाइमेट के पैटर्न्स किस तरह चल रहे हैं, ठंड होने वाली है, गर्मी आने वाली है, सूरज से करीब हो गए, सूरज से दूर चले गए. ठीक है, कौन सा मौसम रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको बता रहा होता है. फॉरेस्ट के मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है. पानी के जो रास्ते बने हुए हैं उनके मुतालिक बता रहा है कि यहाँ से पानी कम हो रहा है, यहाँ पे पानी ज़्यादा हो रहा है, खुदा न करे सुनामी आने वाला है, कुछ भी इस तरह की चीज़. तो वो सारी चीज़ें आपको बता रहा होता है. वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स जो वहाँ के हयातियात हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको बता रहे होते हैं. हयातियात के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. बहुत सारी चीज़ें अगर आपको कोई मूव करता नज़र आ जाए, फ़र्ज़ कर लो कि तुम्हें पता है कि वाइट टाइगर जो है उसकी नस्ल ख़त्म होने वाली है. ठीक है, और अगर आपको किसी फॉरेस्ट के अंदर वो डिटेक्ट हो जाता है और वो नज़र आ जाता है तो आप फ़ौरन बताएंगे कि इस जंगल में ये वाली हयातियात या हैबिटेट जो है वो मौजूद है. इसी तरह से कोई पौधा जो है वो आप स्टडी कर रहे हैं और आपको पता है कि इस पौधे की नस्ल ख़त्म होने वाली है तो उस पौधे के बारे में भी आपको डिटेक्ट हो जाता है कि यहाँ पे ये वाले पौधे पाए जाते हैं, मौजूद हैं हर्बल्स के अंदर. तो ये वाली चीज़ें भी डिटेक्ट हो सकती हैं. In addition to these fields, GIS is also used in many other disciplines including public health. Public health में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, disaster management में इस्तेमाल कर सकते हैं, archaeology में इस्तेमाल कर सकते हैं, and many other. Its versatility and flexibility make it a valuable tool for a wide range of applications. अब ये देखो नीचे इन्होंने खुद ही सवाल देके और फिर लेयर्स दिखा के आपको इस पिक्चर के अंदर बताया हुआ है. What does it look like? Where do we find it? How do we use it? और ये पिक्चर्स आपको बताई हुई हैं. सबसे पहले कस्टमर्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, ये सारी लेयर्स बना के दिखाई हुई हैं. पार्सल्स हैं, इनके अंदर यूज़ हो रहा है. एलिवेशन के अंदर यूज़ हो रहा है. लैंड यूसेज है, रियल वर्ल्ड के अंदर यूज़ हो रहा है.